तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। हम लोग को पता है 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या कि जब मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं सिस्टम टू सराउंडिंग में। तुम लोग एग्जांपल लिख सकते हो क्या, टी इन अ ओपन कप, ऐसा बोल सकते हो। ओके, फिर उसके बाद क्या है, क्लोज सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं उसको। ओके, तो उसमें क्या होगा कि ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, नॉन मैटर, मैटर नहीं ट्रांसफर हो सकता। ओके, बट लास्ट वाले में क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, तुम लोग को पता है सिस्टम क्या होता है, जहां पे भी थर्मोडायनामिक्स वर्क चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और उसके आउटसाइड जो भी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ओके, और वो सिस्टम को सराउंडिंग को जो डिफरेंस करती है नहीं, उसको बाउंड्री बोलते हैं। राइट, अब इसके बाद जो टॉपिक है जो तुम लोगों को करना है, थोड़ा फास्ट जाते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डज नॉट, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। समझाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो कितनी क्वांटिटी में, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्या करेगा, डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसके अंदर। ओके, तो ये हो गया क्या, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोगों को जो करना है वो टॉपिक क्या है, जल्दी आते हैं। कुछ यहाँ पे प्रोसेस है, उन लोग की टाइप दी है। तो यहाँ पे पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक क्या होती है, आइसोकोरिक क्या होती है। हम लोग को पता है आइसोथर्मल का मतलब क्या है, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक यानी जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। फिर उसके बाद होती है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ में आ रहा है, साइक्लिक प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, यहाँ पे एक चीज ये आएगी कि बोलेगा कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको थर्मोडायनेमिक फॉर्म में लिख के दिखाओ। यानी जो थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है ना, वो ये प्रोसेस के लिए डिराइव करके दिखाओ। तो हम लोग, मैं सोचा कि क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, जब भी वो करते हैं सॉल्व। ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे ना दो छोटे छोटे डेरिवेशन है, एक मैक्सिमम वर्क डन का जो 3 मास के लिए आता है, और एक छोटा सा W इज इक्वल टू P डेल V का। ओके, तो मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन मैंने क्या किया, पेपर में डाला हुआ है, तो मैं पेपर करवाते करवाते करवाऊंगा, बट मैंने छोटा वाला नहीं डाला। तो छोटा वाला हम लोग को करना है, क्या प्रूफ करना है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल V। तो ये आता है हम लोगों को, कैसे प्रूफ करते हैं कि एक पिस्टन होगा, ये पिस्टन की क्या होगी, पहले वॉल्यूम होगी, पहले समझो वॉल्यूम यहाँ पे थी, बट बाद में क्या होगा, प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं उसको, पी एक्सटर्नल। इसके बाद क्या होगा, ये प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये नीचे जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगी, ये यहाँ से गायब होकर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पिस्टन, तो पिस्टन की वॉल्यूम चेंज हो गई। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ V1 V2, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा V2 माइनस V1। तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं, क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव नहीं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन नहीं है, इसमें डायरेक्ट यही है। ओके, इसमें कुछ कुछ चीजें नहीं है उसकी, फिजिक्स की, जो हम लोग को फिजिक्स में थी। तो अब क्या है इसके बाद, ये इतना हुआ। अभी इसमें इसको प्रूफ कैसे करना है, तो यहाँ पे बोलोगे एक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ना उसको डी ले लोगे। तो कैसे करते हैं, वापस है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, फोर्स को एफ ले लूंगा, डिस्प्लेसमेंट को डी ले लूंगा। राइट, बट फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इधर चले आएगा तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अब ये फोर्स की जगह पे मैं पी ए लिख दूंगा, तो पी ए इंटू डी। तो ए इंटू डी क्या होता है, साइड में लिख देता हूँ, ए इंटू डी क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में यहाँ पे लिख दूंगा, बट यहाँ पे चेंज इन होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा वर्क डन क्या हो जाएगा, हाँ, तो पी डीवी लिख दूंगा, डीवी या डेल वी लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज कर रहा है वॉल्यूम को, इसके लिए। तो ये रहेगा पी V2 माइनस V1। और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल V लिखेंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगी कि वो प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी उसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है, या फिर नेगेटिव वर्क हो रहा है, कंप्रेशन लिख दो। तो कंप्रेशन शो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए बस एक छोटा सा डेरिवेशन होगा, 2 मास के लिए आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसमें दो ही डेरिवेशन, एक ये 2 मास का और एक 3 मास का मैक्सिमम वर्क डन का, तो हमको पेपर सॉल्व करते टाइम करेंगे। ओके, देखो इसके बाद ये पीवी के बाद, पीवी वर्क डन के बाद हम लोगों को क्या डेरिवेशन करना है, हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना, मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन को बाद में करेंगे। बट हम लोगों को पहले ये समझना है कि साइन कन्वेंशन समझना है, किसके लिए, साइन और वर्क के लिए। तो हम लोग हीट और वर्क के लिए, तो हम लोग पता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसमें हम लोग प्लस की साइन डालते हैं, और हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस की साइन डालते हैं। राइट, ओके, ऐसे ही अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो प्लस की साइन आएगी वर्क की, और बाय द सिस्टम हुआ तो माइनस की साइन आएगी। ओके, देन इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को,
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके बाद एक छोटी सी चीज है जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन क्या होता है? फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या? देखिए, कोई भी एक गैस है या कुछ भी है, वो क्या हो रहा है? देखो, फ्री एक्सपांशन यानी क्या, वैक्यूम में ऐसा एक्सपांड हो रही है, ऊपर जा रही है गैस। ओके। अब वैक्यूम में क्या होता है, ये बात याद रखो, वैक्यूम में जो है प्रेशर जीरो होता है। ओके। तो वो फ्रीली एक्सपांड हो रही है, वैक्यूम में एक्सपांड हो रही है कोई भी गैस, तो क्या होगा? वो जो वर्क कर रही है वो प्रेशर के आगे, यानी वहां पे प्रेशर जीरो है। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। बट पी जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब वर्क डन कितना होगा वहां पे? जीरो होगा। तो फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, क्योंकि कोई प्रेशर अप्लाइड नहीं होता, तो जब प्रेशर अप्लाइड नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रही है, वॉल्यूम इसकी बढ़ेगी, ये गैस एक्सपांड होगी, ऊपर जाएगी। वॉल्यूम चेंज होने के बाद भी, क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन कुछ भी नहीं होगा। तो वैक्यूम में या फ्री एक्सपांशन में कुछ भी वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वहां पे प्रेशर अप्लाई नहीं होता और वर्क डन जीरो होता है। ओके। चलो, ये फ्री एक्सपांशन का टॉपिक है, ये पढ़ना है तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। हम लोग करेंगे मैक्सिमम वर्क डन का, बाद में करते हैं जब पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट प्रोसेस के लिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं सारी प्रोसेस के लिए तुम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सबसे फर्स्ट प्रोसेस नंबर वन। हम लोग को पता है क्या? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग को पता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ओके। अब इसके बाद क्या होता है? डेल यू, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ क्या होते हैं? हीट प्लस वर्क डन। ओके, ये दोनों का सम होता है। अभी पहला जो हम लोग कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल। तो ये पार्ट क्या हुआ? नहीं, ये पार्ट नहीं आता, इसको मिटा दूंगा यहाँ पे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो रहेगा। कोई भी टेम्परेचर वहां पे चेंज नहीं होगा। अभी देखो, टेम्परेचर जो होता है ना वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो अगर टेम्परेचर होता है तो ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, अगर टेम्परेचर नहीं हो तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब डेल यू भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो अभी फॉर्मूला क्या है देखो हम लोग के पास, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो मैंने इसके क्वेश्चन पेपर में भी डाले, तो इसके लिए अभी अच्छे से समझ के ले लो। ओके, तो डेल यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके। तो अब एक को, किसी भी चीज को, एक को उधर लेके, क्यू को उधर लेके चलेगा, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी क्या होगा कि हीट और वर्क इक्वल होगा। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जितनी हीट होगी, जितनी की जितनी तुम हीट दे रहे हो, वो पूरी की पूरी हीट यूटिलाइज हो जाएगी। क्या काम करने में? समझाने के लिए, मेरा बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइल होने वाला है, बट अभी वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री पे आ गया। अब मैं उसको हीट कर रहा हूं, तो अब क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं, टेम्परेचर 100 डिग्री रहने वाला है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। मगर क्या होगा? हाँ, तो वो जो हीट एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होगी? वर्क में कन्वर्ट होगी। वो पूरी की पूरी क्या करेगी? गैस मॉलिक्यूल को वर्क में कन्वर्ट करके वो उसको क्या करेगी? उसको वेपर में कन्वर्ट कर देगी। यानी वो लिक्विड से फेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरी एनर्जी यूज हो जाएगी। ओके, जो वर्क चेक करते हैं, हाँ, किसका टेम्परेचर? अभी वाटर का टेम्परेचर उतना ही होने वाला है। हाँ, अगर तुम स्टीम का टेम्परेचर चेक करोगे तो वो ज्यादा हो सकता है। वाटर का टेम्परेचर 100 के ऊपर नहीं जाएगा, 100 के ऊपर बॉयल होकर स्टीम बन जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम का तुम चेक करोगे तो ज्यादा आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन ये था कि बॉइलिंग वाटर, समझो मैंने इस पे अथर के आंसर समझो मैंने फेंका, क्या फेंका? बॉइलिंग वाटर फेंका। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन था कि बॉइलिंग वाटर में जो होगा उसको बर्न्स कम आएगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग स्टीम। स्टीम अगर मैं फेंकू तो उसको ज्यादा बर्न्स आएगी, जबकि अगर मैं वाटर फेंकू तो उसको कम बर्न्स आएगी। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? 10th में क्वेश्चन है। तो क्या रीजन होगा उसका? रीजन ये होगा कि बॉइलिंग वाटर मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम नहीं। स्टीम बहुत हाई जा सकती है। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग ने स्टीम देखी थी, कम से कम 300 364 ऐसे डिग्री सेल्सियस पे रहती है। ओके, यानी 350 के ऊपर रहती है वहां पे स्टीम, स्टीम का टेम्परेचर। तो वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। वर्क हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हो रहा है ना। वो जो वर्क हो रहा है ना, वो वर्क किस काम आ रहा है? वो वर्क क्या कर रहा है पता है? वो वर्क उस लिक्विड को गैस बना रहा है। वो लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में अभी बॉईल हो रहा है ना, वाटर 100 डिग्री पे चला गया, बट अब वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब जो हीट लग रही है ना वो वर्क कर रही है, और वो वर्क में क्या कर रही है? फेस ट्रांसफॉर्म कर रही है, यानी वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर। समझ में आ रहा है? तो वर्क वहां पे हो रहा है, और हीट भी लग रही है, नीचे से मैं गैस भी चालू रखी है।
हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई है, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों टेम्परेचर नहीं बढ़ता? क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर वाटर का कितना है? 100 डिग्री, लिक्विड वाटर का। समझ में आ रहा है? वो बॉयल होगा, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, बट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों में डिफरेंस है। ऊपर से अगर कोई ढक्कन रख दे तो क्या होगा? अब वो पहले तो ढक्कन पे प्रेशर अप्लाई होगा, समझ में आ रहा है? अब उल्टा नेगेटिव वर्क चालू होगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर जा रहा है, तो वो ढक्कन वर्क, हाँ ढक्कन ट्राई करेगा उसको पानी बनाने के लिए, फिर ढक्कन का टेम्परेचर बढ़ेगा। ढक्कन का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो जो स्टीम होगी ना, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। स्टीम का टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो स्टीम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी किस पे? ढक्कन पे, जिसकी वजह से ढक्कन क्या होगा? वो हीटेड होते जाएगा। बट वो जैसे ही अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी ढक्कन पे, तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो वापस लिक्विड बन के नीचे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? स्टीम की एनर्जी कम हो गई ना, तो स्टीम नीचे लिक्विड बन के आ जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो गया, जैसे उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया, हीट को ट्रांसफर किया ढक्कन को, ढक्कन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। सब जगह से जो प्रोसेस सबका कन्वर्ट हो रहा है, उसका वाटर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर, लिक्विड वाटर। अगर वो 100 डिग्री के ऊपर उसको डाला ना, तो वो स्टीम बन जाएगा, वो उतना ले नहीं सकता 100 पे, यानी 100 के आगे वो हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। समझा? ओके, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते जल्दी। माइनस क्या है? ये इधर प्लस में था ना, क्यों? उधर माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में। तुम हीट इंटर कर रहे हो, सिस्टम में ऐड कर रहे हो, तो वर्क काम करके नहीं कर रहा है बाहर, वर्क ऑन बाय द सिस्टम हो रहा है। जबकि अगर तुम हीट उल्टा करोगे, तो वर्क ऑन द सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? हीट अगर एब्जॉर्ब होगी, तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सिस्टम वर्क करके निकालेगा बाहर। ओके, इसके लिए माइनस में आता है। चलो, तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? इसके बाद दूसरी प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? चलो आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो सेकेंड वाला जो आता है, वो आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक का मतलब, ओके स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यानी क्या? ना सिस्टम से सराउंडिंग में वो आता है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो हीट ट्रांसफर। वाटर में उससे फर्क नहीं पड़ता, वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, सिस्टम कुछ भी हो अपना, बट जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हुआ वो एडियाबैटिक। समझ में? आइसोलेटेड सिस्टम जनरली इस पे काम करते हैं कि उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। ओके, थर्मस फ्लास्क उसका एग्जांपल ले लो। ओके, तो आइडियामेटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफर होता है, यानी क्या? क्यू जो होता है वो जीरो होता है। क्यू का मतलब क्या है? हीट। तो हीट जीरो हो गई। अब हीट जीरो हो गई तो क्या होगा? डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या हुआ? डेल का मतलब चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, ये यू यानी इंटरनल एनर्जी, तो ये डेल यू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो अब ये तो जीरो है, तो जीरो प्लस डब्ल्यू, या फिर डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं डेल यू इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब डब्ल्यू, क्योंकि ये जीरो है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी मेरी एडियाबैटिक प्रोसेस में जितना वर्क डन होता है, उतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, या फिर जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है उतना ही वर्क डन होता है। ये ऐसा होता है कि इसके केस में एडियाबैटिक। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग को सीखना है आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक प्रोसेस क्या करूं मैं? अब आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब जहां पे वॉल्यूम क्या होगी? चेंज नहीं होगी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या आती है? वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, आइसो का मतलब भी सेम होता है, कोरिक का मतलब वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या डेल भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी फॉर्मूला क्या है? डेल यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। बट डब्ल्यू क्या होता है? क्यू माइनस पी डेल वी, पता है ना ये? तो देखो डेल भी तो जीरो है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा क्यू माइनस पी इंटू जीरो। ये जीरो हो जाएगा तो ये रहेगा क्यू। तो डेल यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ये किस में होगा? आइसोकोरिक वाले के फॉर्म में। दोनों में वर्क डन जीरो आया आपका, उस रीजन की वजह से। उससे एक में प्रेशर जीरो था इस वजह से, और इसमें क्या है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, उस वजह से ये दोनों जीरो आए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आइसोकोरिक हुआ ये, आइसोबारिक आइसोकोरिक हो गया। अब क्या बाकी क्या है? नहीं, एडियाबैटिक हुआ, आइसोकोरिक हुआ, आइसोबारिक बाकी है। आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, यानी चेंज इन प्रेशर
जीरो है, या फिर प्रेशर कांस्टेंट है, मैं तो लिख दो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। देखो डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू क्या होता है, क्यू माइनस पी डेल वी। अभी अगर मुझे क्यू निकालना है तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो डेल यू प्लस पी डेल वी इक्वल टू क्यू होता है, बस। नहीं, प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो नहीं है, याद रखो, चेंज इन प्रेशर जीरो है। प्रेशर उतना के उतना ही है, प्रेशर चेंज नहीं होता आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर उतना के उतना ही रहता है। यानी चेंज इन प्रेशर, डेल का ट्राइंगल का मतलब क्या, चेंज, चेंज इन प्रेशर जीरो है, तो कुछ नहीं होगा, इक्वेशन नॉर्मल की नॉर्मल आएगी हम लोग की, बस, और कुछ चेंज नहीं होने वाला इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया बात, हम लोग को समझना है एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी चेंज पढ़ना है, तो एंथैल्पी अलग अलग टाइप की है। पहला है फेज ट्रांसमिशन की, यानी फेज चेंज होता है, तो पहला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी क्या, एंथैल्पी लिक्विड से गैस, सॉरी सॉलिड से लिक्विड बनने में, यानी वाटर जो था वो आइस के फॉर्म में था, उसको लिक्विड बनने के लिए जितनी हीट लगेगी, एनर्जी लगेगी, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो उसकी डेफिनेशन देखो डार्क में लिखी है पेज नंबर 74 पे, तो वो याद करना पड़ेगा। उसमें एक H2O वाटर का सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वो रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। वो डेल एच की वैल्यू 6.01 किलो जूल है, वो भी याद करना पड़ेगा। फ्यूजन बोलते हैं, हाँ, पहला जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब ये होने के बाद दूसरा जो है वो है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखो डार्क डार्क में हेडिंग दी है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी क्या, कि एक लिक्विड को, एक मोल लिक्विड को गैस बनाने के लिए जितनी एनर्जी या जितनी हीट लगेगी, एंथैल्पी लगेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर बनाने के लिए। ओके, तो वो उसकी वैल्यूज भी याद रखना पड़ेगी, तुम लोगों को डेफिनेशन याद रखना पड़ेगी। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी क्या, एक सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करने, थोड़ी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाएगा। ओके, तो वो कितनी होती है, वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो 51.08 किलो जूल पर मोल होती है। ओके, डेफिनेशन लिखना है, रिएक्शन लिखना है, और वो एंथैल्पी की वैल्यू लिखनी है। ओके, नहीं चलेगा। उसके बाद इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी क्या, आयन बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम में से कितनी एनर्जी लगती है, वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होता है। फिर उसके बाद एटमाइजेशन, यानी एटम बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए, यानी एक Cl2 मॉलिक्यूल है तो उसको Cl में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ, यानी मॉलिक्यूल से एटम बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये सब याद रखना है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज थी जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो वो आगे वाले पेज पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, आगे वाले पेज पे, पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, और मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ कंबशन लग रहा है, तो इस बात का ध्यान देना। ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिख के दिखाना पड़ेगा, और उसके एंथैल्पी लिख के दिखाना पड़ेगी, ये 3 चीजें लिख के दिखानी पड़ेगी कंबशन। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है आगे, इसके बाद हम लोगों को समझना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैंने बोला देखो, कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम लोग किसी को भी आग लग सकते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो आग नहीं लगेगी, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे क्या होता है, O2 का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे C2H5 यूज किया है, C2H5 को, C2H2 है, सॉरी इथीन है, ओके, इथीन को ऐड किया, उसमें O2 को ऐड किया, उसमें 2CO2 प्लस H2O बना। ओके, इसे माइनस 1300 किलो जूल की एनर्जी लगी, वो याद रखना है। ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी पे न्यूमेरिकल आती है। ये बॉन्ड एंथैल्पी का कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सीधा जाना है एक हेसेस लॉ पे। हेसेस लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हेसेस लॉ में कंफर्म या तो न्यूमेरिकल आएगी हेसेस लॉ के बेस पे, या तो थ्योरी आए। अब थ्योरी आए तो पूरा तुम लोगों को नीचे दे पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा यहाँ से, पूरा एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ तक पूरा पैराग्राफ ऊपर से लेके नीचे। ओके, तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। तुम लोगों को सिंपल करके समझाता हूँ। मुझे चाय बनानी थी, राइट, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने थोड़ा सा हीट किया, पानी डाला, उसको थोड़ा गर्म किया, फिर और हीट किया, फिर दूध डाला, फिर और हीट करके चाय पत्ती डाला, फिर और हीट करके क्या डाला उसमें, जो जो भी शुगर डाला, जो भी है सब डाल दिया। ओके, और फिर उसको थोड़ी देर तक हीट किया। ओके, टोटल मैंने जितनी भी हीट ऐड की, अब वो अगर मैं एक बार में ऐड कर दूं या एक एक करके ऐड करूं, तो भी दोनों का रिएक्शन जो होगा, टोटल एनर्जी चेंज जो चाय बनने को लगेगा, वो सेम ही होगा। समझ में आ रहा है, ये बोलता है हेसेस लॉ। तो हेसेस लॉ की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको कोई भी इक्वेशन को ऐसा न्यूमेरिकल के जैसा सॉल्व कर सकते हैं कि पहला एक स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ,
ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, देखो एक छोटा सा रिएक्शन दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है, पहले H2 से क्या बना, N2H4 बना। देखो क्या होता है इसमें, 2H2 प्लस N2 दिया हुआ है, 2H2 प्लस N2, इससे क्या बना, N2H4। पहले ये बना। अब इसी में क्या ऐड कर रहा है, देखो वो N2H4 में H2 ऐड किया, तो N2H4 प्लस H2 गिव्स 2NH3। अब ये दो रिएक्शन थे, मुझे ये पहले रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, इसके लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, देखो कितनी एनर्जी लगी है, 95.4। इसके लिए लगी है 95.4 किलो जूल, और इसके लिए लगी है माइनस 187.6 किलो जूल। समझो जरा, यही रिएक्शन तुम लोग को याद रखना, माइनस और प्लस का लफड़ा लगी, यानी प्रॉब्लम ये है कि माइनस क्या होगा, हीट ऐड करनी है तो प्लस में लगता है, और हीट रिमूव कर रहा है, निकल रहा है। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग को हीट ऐड करनी पड़ती है, उसमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे चाय बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, जैसे चूने को पानी में डालो, उसमें से हीट ऑटोमेटिकली निकलेगी, तो वो कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो रिएक्शन हो गया मेरा, बना क्या, NH3, किससे बना, 2H2 प्लस N2 लिया, बाद में वापस से मैंने H2 ऐड किया। तो क्या होता है कि इसमें रिएक्शन की अगर राइट साइड में और रिएक्शन की अगर लेफ्ट साइड में सेम चीज आती है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखो N2H4 यहाँ पे भी आया, N2H4 यहाँ पे भी आया, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये हेसेस लॉ की वजह से पॉसिबल हुआ, वरना हम लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, देखो क्या बचा, ये बचा 2H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। तो ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन है या मेन रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। तो अब टोटल एनर्जी कितनी लगी होगी, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, कितना आएगा, 95 माइनस 187, तो आंसर माइनस में आएगा। करो इसको जरा माइनस, डायरेक्ट आंसर दिया होगा उसने, देखो क्या दिया, क्या हुआ, -92.2 किलो जूल। हाँ देखो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, मैंने गलती से 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे NH3 है ना, यहाँ 6H है। क्या हुआ, नहीं देखो ये 2H2 है ना, 2H2 प्लस 1H2 कितना हो गया, समझ में आ रहा है, 2H4 नहीं आएगा, ये H2 है, एप्पल, ये 2 एप्पल है, ये 1 एप्पल है, तो 3 एप्पल डायरेक्ट आंसर आएगा, 3H2। ओके, और ये N2 वैसे ही रहेगा। ओके चलो, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, तो इसमें आएगा -92.2 किलो जूल, दोनों को माइनस करना है। तो ये टोटल रिएक्शन है, यानी अगर मैं ये रिएक्शन को करना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट इतनी हीट प्रोवाइड करूंगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ क्या है वो भी वहां पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे यूज होता है, पूरा रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, 3 मार्क्स के लिए हेसिस लॉ पूछता है तो, और तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि उसका एप्लीकेशन क्या आता है, क्या होता है, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हीट वगैरह निकालने के लिए यूज होता है। ओके, थर्मोडायनामिक्स। तो ये हेसिस लॉ है, पता है, द हेसिस लॉ हैज बीन यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन विद द एंथैल्पी बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। ऐसी चीजें जिसमें एक्सपेरिमेंटली हम लोग एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकल नहीं है हम, यानी एक्सपेरिमेंट करके फाइंड नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रिएक्शन है या बहुत हाई चीज है, तो वो हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका यूज करके, हेसिस लॉ का यूज करके, ये बता रहा है। ओके चलो, इसके बाद क्या करना है, एक चीज है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी, और एंट्रोपी पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो वो एंट्रोपी समझना है। एंट्रोपी क्या होता है वो समझाता हूँ। एंट्रोपी का मतलब होता है डेल एस, ये होती है किसकी साइन, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, रैंडमनेस का मतलब होता है बिखरना किसी चीज का। ओके, रैंडमनेस जो होता है ना, वो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है जो बिखरते जा रहा है, तो टूटते जा रहा है, देखो बनने में टाइम लगता है, टूटना इजी होता है। ठीक है, एक बार टूटना स्टार्ट हुआ बंदा टूटते ही जाता है, ऐसे एक बार गिरना स्टार्ट हुआ बंदा गिरते ही जाता है। ओके, तो अभी रैंडमनेस क्या है कि अगर समझो मेरा सॉलिड, मैंने सॉलिड लिया आइस, वो सॉलिड था, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा बहुत इजीली, अब वो लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा बहुत इजीली। ओके, ये मेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये ऑटोमेटिक होने वाला है, एक बार स्टार्ट हुआ चालू हो जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ, तो अगर मुझे गैस से लिक्विड बनाना है, समझ में आ रहा है, अगर मुझे गैस से लिक्विड बनाना है या फिर लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। ओके, ये जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तुम लोग को समझने आती है,
समझाने के लिए, अगर तुमको ऐसा लिखा कि कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है और लिक्विड से गैस बन रही है, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बिखरते जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाता है, और जबकि इसका उल्टा हो रहा है तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, यहाँ पे एक छोटा डायग्राम भी दिया हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक होते जा रहा है, यानी सॉलिड पहले सॉलिड रहेगा, फिर लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है समझाने के लिए। अगर समझो ये मेरा पहले Cl2 था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, Cl प्लस Cl में, तो ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, बोलो। Cl2 ब्रेक हुआ Cl प्लस Cl, कुछ बोल रहे स्पॉन्टेनियस, कुछ बोल रहे नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है पता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिखर गया ना, बिखर गया, वो ब्रेक हुआ। जबकि इसका उल्टा अगर मैं लिखूं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगा। हाँ, बट इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि ध्यान ये भी पता होना चाहिए कि वो सॉलिड, लिक्विड है या गैस। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं दिया हुआ है तो तुम लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका अगर मैं ऐसा लिखूं उल्टा, Cl प्लस Cl गिव Cl2, तो ये उल्टा हो रहा है, यानी कंबाइंड हो रहे, जमा हो रहे, यानी वो जुड़ रहे, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, सिंपल। ये स्पॉन्टेनियस थी और एंट्रोपी थी। एंट्रोपी समझा, रैंडमनेस क्या होती है। ओके, चलो इसके बाद जो है एंट्रोपी के बारे में एक वो आता है कि एंट्रोपी की फॉर्मूला बता। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है कि जो डेल एस है ना, वो होती है क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी। क्यू का मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर। ओके, तो ये इसकी वो है, क्या है, फॉर्मूला है इसका। देखो पेज नंबर कितने पे, 82 पे इसका फॉर्मूला है कि क्यू अपॉन जो टी होती है, टेम्परेचर होता है, वो क्या होती है, स्पॉन यानी एंट्रोपी बताती है, यानी रैंडमनेस कितना आएगा उसमें। समझा? चलो, अगर रैंडमनेस पॉजिटिव है, समझाने के लिए, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे बताएगा वो कि अगर टोटल एंट्रोपी, अब टोटल एंट्रोपी क्या होती है, टोटल एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी दो चीजें आती है। एक तो अगर मुझे डेल एस टोटल ऐसा निकालना है ना, चेंज इन एंट्रोपी डेल एस टोटल, तो वो होता है डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ओके, ये फॉर्मूला है एंट्रोपी का, टोटल का। तो अगर टोटल की वैल्यू जीरो से बड़ी है, देखो तीन केसेस है, अगर जीरो से बड़ी है तो स्पॉन्टेनियस, अगर डेल एस टोटल जो है, टोटल की बात करते हैं, टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसी प्रोसेस को बोलता हूं मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल एस टोटल लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी। और लास्ट में अगर डेल एफ जीरो है, इक्वल टू जीरो, अगर ये टोटल वाला जीरो हो गया, तो मैं बोलूंगा कि वहां पे इक्विलिब्रियम है, यानी प्रोसेस चल ही नहीं रही है, यानी ना रिएक्टेंट बन रहा है और ना ही प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो ये इतना याद रखना है तुमको, ये सब डेल एस टोटल के बारे में, उसका फॉर्मूला। तो इसमें अब ये क्या है पता है, ये जो पहला जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला था ना, ये एक्चुअल में क्या होता है पता है, ये सराउंडिंग का होता है, ये सराउंडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये बात का याद रखें। ओके, क्यू रेवोल्यूशन अपॉन टी, एक्चुअल में जो होता है वो सराउंडिंग का फॉर्मूला है, राइट है ना। ओके, अभी इसमें एक और चीज थी कि अब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये जो इक्वेशन लिखी ना, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। ओके, तो वो बोलता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो टोटल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो फिजिक्स में अलग है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, केमिस्ट्री में अलग है। फिजिक्स में फर्स्ट लॉ की सेम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ की, बट सेकंड लॉ की दोनों में अलग है। सेकंड लॉ की जो है क्लॉसिस, वो सब क्लॉसिस का स्टेटमेंट है, केल्विन का स्टेटमेंट है, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या बोलता है ये कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिएक्शन, या फिर टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन एस। डेल एस का मतलब एंट्रोपी बताया ना मैंने, रैंडमनेस, एंट्रोपी यानी रैंडमनेस। फिर तो टोटल एंट्रोपी जो होती है वो सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों की चेंज इन एंट्रोपी का एडिशन होती है। यही बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम सिंपल। देखो क्या बोलता है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी, यानी वो बढ़ेगी, टोटल बढ़ते जाएगा। ओके, ये सिंपल है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे गिब्स एनर्जी के बारे में बताओगे, गिब्स एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार कि गिब्स एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, वो भी तुमको साला करनी पड़ेगी क्योंकि बुक में नहीं मिलेगी। अभी गिब्स लास्ट डेरिवेशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, यानी इसमें 3 डेरिवेशन है।
एक तो छोड़ा प्री डिलीवरी वाला था, एक फिर मैक्सिमम ऑक्सीजन वाला जो किया नहीं है वो भी करना है, और एक लास्ट वाला ये एंट्रोपी वाला। ये क्या पूछता है, ये बोलता है कि बताओ गिब्स एनर्जी में, गिब्स एनर्जी, अभी गिब्स एनर्जी होती क्या है वो तो देखा ही नहीं हमने, फिर भी बताया तो गिब्स एनर्जी इसमें एंड एंट्रोपी में रिलेशन बताओ। एंट्रोपी, एंट्रोपी को ही और क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पॉन्टिनिटी भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टिनिटी भी बोल सकते हैं। ये दोनों में गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी या फिर गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी में वो बताओ, क्या बताओ, स्पॉन्टेनिटी, इसकी स्पेलिंग बोल चुका हूँ। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिब्स एनर्जी में और एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, ये दोनों में क्या बताओ, हम लोग को बोलता है रिलेशनशिप बताओ। ओके, आप कैसे बताओगे, जो गिब्स एनर्जी होती है ना उसको हम लोग डेल जी से डिनोट करते हैं, तो डेल जी जो होती है ना वो इक्वल होता है किसके, माइनस टी डेल एस के, ये याद रखो, ये फॉर्मूला है इसका, किसका, गिब्स एनर्जी का। अभी कैसे करना, देखो हम लोगों ने ऐसा किया था कि जो डेल एस टोटल था उसका क्या फॉर्मूला था, वो था डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, राइट। अभी अब मैंने सिस्टम का तो वैसे लिखेंगे हम लोग डेल एस प्लस सराउंडिंग का, मैंने बोला था क्या होता है वो होता है क्यू अपॉन टी, याद है। ओके, तो ये क्यू अपॉन टी होता है, जैसे क्यू अपॉन टी, ये जो क्यू है ना उसी को मैं बोल सकता हूँ कि डेल एच अपॉन टी, तो ऐसा लिख सकते हैं कि होता है माइनस डेल एच अपॉन टी। अगर चाहो तो मैं साइड में लिख देता हूँ क्यू, ये डेल एस सराउंडिंग जो होता है वो होता है माइनस डेल एच अपॉन टी, राइट। चलो इतना हो गया, ये क्या है, ये है डेल एस टोटल। चलो अब क्या करूंगा मैं, देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ मैं, तो इसको लिखता हूँ ऐसा, डेल एस, ये सिस्टम है मेरा सिस्टम, अब यहाँ पे डायरेक्ट आएगा माइनस डेल एच अपॉन में टी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हो जाएगा टी डेल एस माइनस डेल एच, और ये पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, टी, और ये पूरा क्या होगा, ये जाएगा डेल एस टोटल। एक्चुअल में ये सिस्टम ऐसे ही लिखते हैं, सिस्टम, ठीक है। चलो ये जो आता है ना गिब्स एनर्जी में, ये जो डेल एस है ये टोटल रहता है, यहाँ पे आता है, ये डेल एस टोटल होता है, बस ये गड़बड़ की थी मैंने, तो ये डेल एस टोटल रहता है। अब क्या हुआ, सब सही जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, डेल एस टोटल, ओके, इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस ये माइनस डेल एस हो गया, यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे टी डेल एस सिस्टम बचेगा माइनस डेल एच अपॉन टी, ओके। ये टी को इधर साइड दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी डेल एस टोटल। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो वहां पे ये इसमें क्या है, डेल जी लाना है मुझे, तो यहाँ पे डेल एस टोटल है, टी डेल एस टोटल, तो टी डेल एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल एस, यहाँ सिस्टम आएगा माइनस डेल एच, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये टी डेल एस को वो निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये डेल एच को मैं इधर लेके आ सकता हूँ और ये डेल एस को उधर लेके आ सकता हूँ, एक ऑप्शन ये है। एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो इसको लिख देता हूँ माइनस टी डेल एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस सिस्टम, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया डेल एच। अभी देखो ये जो माइनस टी डेल एस है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल जी, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस सिस्टम प्लस डेल एच, और अगर मैं चाहूँ तो इसको भी इधर लेके आ सकता हूँ, तो इससे डेल एच मिल सकता है, और ये निकालना है तो ये मिल सकता है, पहले मैं डेल एच निकाल लेता हूँ, इससे डेल एच निकालते हैं, तो डेल एच क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल जी प्लस टी डेल एस, तो ये मेरा एक फॉर्मूला मिल जाएगा बस। तो हम लोग को ये रिलेशन निकालना है, ये डेरिवेशन करना है, हाँ टी डेल एस सिस्टम का ही होगा, डेल एस वाले को सिस्टम को ऐसे ही अकेले हम लोग लिख सकते हैं, बाकी को अगर टोटल लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, सराउंडिंग लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, ओके।